Good morning, all of you. Today we are going to do the 10th chapter of your Panorama book, and the name of a chapter is Going Places by A.R. Barton. And this chapter is, what to say, interesting or boring, that will decide. Actually, this chapter is about an adolescent girl, है ना. और क्या होता है कि कुछ लोगों को है ना ख्याली पुलाव बनाने की बहुत आदत होती है. हमने बहुत कुछ सुना है ऐसे लोगों के बारे में, है ना. दे जस्ट कीप ऑन ड्रीमिंग. तो हमारी जो इस चैप्टर की जो हीरोइन है, इवन शी इज़ अ ड्रीमर. और जब वो बात बताती है तो शी मेक्स द अदर पर्सन फील दैट शी इज़ टेलिंग द ट्रूथ. एंड वो खुद भी अपने झूठ के अंदर इतना उलझ जाती है कि कहीं ना कहीं वो अपने झूठ को सच ही मान बैठती है. तो एक ऐसा हमारा चैप्टर है. Let's see how you like the chapter. So all of you please listen very carefully. A.R. Barton is a modern writer who lives in Zurich and writes in English. He has authored many stories that are mainly concerned with the problems and predicaments of the adolescents. Now we start with the chapter. When I leave, Sophie said, coming home from school, I am going to have a boutique. Jency, linking arms with her along the street, looked doubtful. Takes money, Soph, something like that. I'll find it, Sophie said, staring far down the street. Take you a long time to save that much. Well, I'll be a manager then. Yes, of course, to begin with, till I have got enough. But anyway, I know just how to get it all going to look. They wouldn't make you the manager straight off, Soph. I'll be like Mary Quinn, Sophie said. I'll be a natural. They'll see it from the start. I have the most amazing shop in this city ever seen. Jency, knowing that they both were embarked for the biscuit factory, became melancholy. She wished Sophie wouldn't say such things. When they reached Sophie Street, Jency said, it's only a few months away now, Sophie. You really should be sensible. Then you don't pay well for shop work. You know that your dad would never allow it. Or an actress. Now there's real money in that. Yes, I could maybe have the boutique on one side. Actresses don't work full time, do they? Anyway, that's, or a fashion designer, you know, something a bit sophisticated. ठीक है. तो अच्छा, अभी हमको इतना चैप्टर पढ़ के समझ में आया कि हमारे पास अभी दो करेक्टर्स है. एक है सोफ़ी और एक जॉन्सी है. जो सोफ़ी है वो हमारी ड्रीमर करेक्टर है, और वो अपनी फ्रेंड जेंसी, जो दोनों स्कूल से घर आ रही हैं वापस, और वो दोनों आपस में बात कर रही हैं. जो सोफ़ी वो कह रही है कि जब मेरा स्कूल ख़त्म हो जाएगा देन आई विल हैव अ बुटीक. मैं अपना एक बुटीक खोलूँगी. अब जेंसी बोल रही है लेकिन उसके लिए पैसे चाहिए. कि उसके लिए पैसे चाहिए तो ठीक है, मैं कहीं पे मैनेजर की तरह काम करूँगी और फिर मैं पैसे कमाऊँगी. तो वो बोलते हैं कि इतना आसान नहीं है मैनेजर बनना. मैनेजर बनने के लिए बहुत टाइम लगता है. तो बोलता है कि अच्छा, पहले मैं किसी शॉप को ज्वाइन कर लूँगी, किसी शॉप पे काम करूँगी, फिर वहाँ मैं इतना अच्छा काम करूँगी कि वहाँ पे मुझे मैनेजर बना दिया जाएगा. और जब मैनेजर बना दिया जाएगा तो मेरे पास पैसे इकट्ठे हो जाएंगे और मैं अपना बुटीक खोलूँगी. तो अब जेंसी जो है वो एक्चुअली में क्या है, टू द अर्थ टाइप की लड़की है जिसको हकीकत पता है. और उसको पता है कि जो जेंसी और सोफ़ी ये दोनों ही एकदम लो मिडिल क्लास फैमिलीज़ को बिलोंग करती है. और इन दोनों को ही पता है कि 12th पास करते ही इनको जो है बिस्किट की फैक्ट्री के अंदर काम करने के लिए जाना पड़ेगा, है ना. अब जेंसी भी चाहती है कि जेंसी चाहती है कि सोफ़ी जो उसकी फ्रेंड है वो थोड़ी सेंसिबल बने और वो थोड़ी सी इन बचकानी बातों से बाहर निकल के आ जाए, है ना. और वो उसको समझा रही है कि सोफ़ी अब तो थोड़ी सेंसिबल हो जा, और तुझे पता है कि तेरे फादर कभी तुझे अलाउ नहीं करेंगे टू वर्क इन एनी शॉप, है ना. तो फिर वो क्या बोल रही है, अब सोफ़ी इज़ हैविंग अदर वे राउंड, शी इज़ हैविंग अनदर ऑप्शन. शी इज़ लाइक ओके देन आई विल बिकम एन एक्ट्रेस. ठीक है, जैसे सब कुछ उसके हाथ में है. वो बोल रही मैं एक्ट्रेस बन जाऊँगी. और जो एक्ट्रेसेस होते हैं वो फुल टाइम वर्क नहीं करते हैं. तो जब मैं फ्री होंगी तब मैं अपना बुटीक संभालूंगी और वैसे मैं एक्ट्रेस बन जाऊँगी. और तुम्हें पता है एक्ट्रेसेस के पास कितना पैसा होता है. दे हैव अ लॉट ऑफ मनी. एंड शी टर्न्ड इन थ्रू द ओपन स्ट्रीट डोर लीविंग जेंसी स्टैंडिंग इन द रेन. और फिर जो है शायद उनके जो घर की जो गलियाँ हैं वो अलग अलग होती है. जेंसी वहाँ बारिश में खड़ी रही और सोफ़ी जो है अपनी गली के अंदर टर्न हो गई. अब अपने घर के अंदर एंटर होते ही वो क्या बोल रही है, इफ़ एवर आई कम इन टू मनी आई बाय अ बुटीक. घर के अंदर एंटर होते ही बोल रहे हैं कि जब भी मेरे पास कभी पैसा होगा मैं क्या लूँगी, एक बुटीक खरीदूँगी. हाँ, इफ़ यू एवर कम टू मनी, यू विल बाय अस अ ब्लेस्ड डिसेंट हाउस टू लिव इन.
Thank you very much. Sophie's father was scooping shepherd's pie into the mouth as hard as he could go, his plump face still greeny with sweat marked from the day. She thinks money grows on trees, doesn't she, Dad? Said little Derek, hanging on the back of his father's chair. Their mother sighed. Sophie watched her back, stooped over the sink, and wondered in an incongruity of the delicate bow which fastened her apron strings. The delicate steaming bow of the crooked back. The evening had already blackened in the windows, and the small room was steamy from stove and cluttered with heavy breathing man in the west of the table and the dirty washing piled up in the corner. Sophie felt tightening in her throat. She went to look for her brother Gio. तो जैसे ही वो एंटर होती वो क्या बोल रहे हैं, जब मेरे पास पैसे होंगे तब मैं क्या खरीदूंगी, एक बुटीक खरीदूंगी, है ना। और उसकी जो बात है वो उसका एक छोटा भाई है डेरेक, वो सुन लेता है और डेरेक उसको क्या बोलता है कि तू बुटीक तो बाद में खोलना, पहले तो हमको एक ढंग का घर खरीद लेना, अगर कभी तेरे पास पैसे हो तो रहने के लिए एक डिसेंट घर खरीद लेना। और उसके जो फादर, अब उसके फादर का बताया गया, उसके जो फादर है वो खाना खा रहे हैं और वो तो ना इतना ऐसे ठूंसे जा रहे हैं कि उनका चेहरा, वो थोड़े हेल्दी होंगे, चेहरे एकदम पसीनम पसीन हो रखा है और पूरे दिन की जो थकान है वो उनके चेहरे पर दिख रही है। और जो डेरेक है, जो भाई है, उसने पीछे से अपने फादर की चेयर पकड़ रखी है और वो बोल रहा है कि पापा देखो, इसको ऐसे लगता है जैसे कि जो पैसे हैं वो पेड़ पर उगते हैं। अब उनके घर का जो है ना, एक रूम का घर है, एक छोटा सा रूम और होगा, उसी रूम के अंदर उनका किचन भी है, उनका डाइनिंग एरिया भी है ना। तो एक तरफ उनकी माँ जो है वो खाना बना रही है, सिंक में झुकी हुई है, एक तरफ जूठे बर्तन पड़े हैं, है ना, पूरे उसी में खाना बनाने का धुआं है, उसी में उसके फादर का स्वेट का पसीना भी घूम रहा है, मतलब ऐसे बहुत कुछ। और अब जो सोफ़ी एक्चुअली में क्या है, वो क्या फील करती है कि वो शायद किसी गलत घर में पैदा होगी। वो अपने आप को बहुत ही ऐसे स्मार्ट मानती है, उसको लगता है कि वो मतलब इस घर के लिए नहीं बनी है, शी मस्ट बी बॉट अप लाइक अ क्वीन और एन एक्ट्रेस। तो मतलब उसके जो वो होता है ना गला भराना कई बार अपने को कंडीशन देके, घर देके, शी इज़ नॉट हैप्पी विद अ फैमिली एट ऑल। तो वो उसका एक बड़ा भाई और होता है जियोफ, वो उसके रूम में चली जाती है। अब नाउ व्हाट जियोफ वाज डूइंग, he was kneeling on the floor in the next room, tinkering with a part of his motorcycle over some newspapers spread on the carpet. He was 3 years out of school. Her parents knew she suspected areas of his life about which she knew nothing and about which he never spoke. He said a little at all, ever voluntarily. Words had to be prized out from me like stones out of the ground, and she was jealous of his silence. When he was not speaking, it was though he was away somewhere, out there in the world, in those places she had never been, whether they were only the outlying districts of the city or places beyond in the surrounding country. Who knew? They attained a special fascination simply because they were unknown to her and remained out of her reach. ठीक है। अब जो जियोफ है, जब वो उसके रूम में एंटर करती है तो जियोफ जो घुटने के बल बैठा होता है, एक न्यूज़पेपर पे उसने स्पेयर पार्ट्स फैला रखे होते हैं मोटरसाइकिल के, और वो उनमें कुछ ठीक कर रहा होता है, कुछ मिस्टेक्स ढूंढ रहा होता है। अब जियोफ कौन है? जियोफ को स्कूलिंग करे हुए 3 साल हो गए और अब वो किसी मैकेनिक शॉप के अंदर लगा हुआ है। जो उसकी मैकेनिक शॉप है वो थोड़ी दूरी पर है ना, शहर से थोड़ी दूर होगी। और जियोफ क्या बहुत कम बोलता है ना। किसी की आदत होती है घर आते ही आज मैं उससे मिला, मैंने ये किया वो किया, लेकिन जियोफ एक ऐसा लड़का है जिससे कि शब्द जो है ना, ऐसा तो ना किसी को पैसे देके कि तो भाई बोल तो सही, कुछ ऐस टाइप का बच्चा है जिससे कि शब्द जो है निकलाने पड़ते हैं। और सोफ़ी को हमेशा रहते हैं कि जियोफ की लाइफ बहुत अच्छी है, ये पता नहीं कहाँ जाता है, घूमता है, फिरता है, मज़े करता है, और वो जानना चाहती है कि उसका भाई क्या करता है ना। उसके लिए, क्योंकि उसको कुछ भी नहीं पता है उसका भाई क्या लाइफ जी रहा है, तो शी इज़ ऑलवेज एक्साइटेड, है ना, शी वॉन्ट्स टू peep into his brother's life. Perhaps there were always people, exotic, interesting people, of whom he never spoke. It was possible, though he was quiet and didn't make new friends easily. She longed to know them. She wished she could be admitted more deeply into her brother's affections, and that someday he might take her with him, though their fathers forbade it. And Geoff had never expressed an opinion. She knew he thought her too young, and she was impatient. She was conscious of the vast world out there waiting for her, and she knew instinctively that she would feel as the home there in the city which had always been her home. It expectantly awaited her arrival. She saw herself riding
There behind Geoff, he wore new shining black leathers and she a yellow dress with a kind of cape that flew out behind. There were sound of applause as the world rose to greet them. अब उसके सपने देखो, उसको क्या एक्चुअली में उसको Geoff, उसको उसके कैसे फ्रेंड्स हैं, वो किन लोगों के साथ जाता है, किन के साथ मिलता है, वो सब उसको जानना है। और उसको क्या लगता है, जैसे आपको उसको किसी गांव में रहते होंगे, उसको लगता है कि जो शहरी लाइफ है वो शहरी लाइफ के लिए बनी है और जो शहर है वो उसके लिए वेट कर रहा है ना। वो चाहते हैं कि काश Geoff मुझे कभी अपने साथ लेके जाए, लेकिन उसको पता उसके फादर कभी अलाउ नहीं करेंगे और Geoff भी जो है उसको अभी बहुत छोटी समझता है, तो ही विल नेवर अलाउ टू टेक हर। लेकिन वो इमेजिनेशन देखो उसकी इमेजिनेशन में है कि Geoff बाइक चला रहा है, उसने लेदर के जैकेट पहन रखे हैं, वो उसकी सिस्टर है, वो उसके पीछे बैठी है, उसने येलो कलर की ड्रेस पहन रखी है, कैप पहन रखी है जिसके पीछे फ्रिल्स जो लटक रहे हैं, और वो शहर के अंदर एंटर करते हैं। और जैसे ही वो शहर में एंटर करेंगे सब लोग खड़े हो जाएंगे, उठ के उनके लिए तालियां बजाएंगे, उनको वेलकम करेंगे। सो ये उसकी ड्रीम्स है, वो ऐसा सोचती है। बहुत ही वियर्ड ड्रीम्स है, प्लीज़ नो वन ड्रीम सच थिंग्स। He sat frowning at the oily component he cradled in his hands, and although it was a small dumb animal and he was willing it to speak. अब वो कह रहा है कि वो उसको एक्सप्रेस कर रहा है कि वो बैठा है, उसने एक लोहे का टुकड़ा अपने हाथ में ले रखा और उसको एकदम गौर से घूरे जा रहा है जैसे कि एक डम एनिमल है और जो कुछ इससे कुछ बुलवाना चाहता है वो। I met Danny Casey, Sophie said. अब सोफ़ी को अपने भाई से थोड़ी सी बात स्टार्ट करने, क्योंकि अब तक वो कुछ भी नहीं बोला है, तो वो बात स्टार्ट करने के लिए क्या बोल रहे हैं कि मैं डैनी कैसी से मिली थी। He looked around abruptly. Where? In the arcade. Funnily enough, it's never true. I did too. You told Dad. अब वो कह रही है मैं डैनी कैसी से मिली थी। डैनी कैसी एक्चुअली में है कौन? एक फुटबॉल प्लेयर है जिसका हमें आगे पता चलेगा। और वो बोल रहा है कि अरे कहाँ मिली, उस डैनी कैसी से मिली। अब तुम अपने घर जाके बोलोगे आज मैं धोनी से मिल के आई हूँ, तो एक सरप्राइज हो जाएंगे ना, अरे धोनी तुम्हें कहाँ मिल गया धोनी, और तुम बोलो कि है ना घंटा घर पे, तो कोई विश्वास क्यों करेगा कि वो वहाँ क्या कर रहा था। आई डोंट बिलीव। और वो कह रहा है कि अच्छा तुमने फादर को बुलाया, तो कह रहे हैं कि नहीं मैंने फादर को नहीं बताया। She shook her head, chastened at his unawareness that he was always the first to share his secrets. I don't believe it. There I was looking at the clothes in the Royce window when someone came and stood beside me, and I looked around, and who should it be but Danny Casey. All right, what does he look like? Oh come on, you know what he looks like. Close to, I mean. Well, he has green eyes, gentle eyes, and he is not so tall as you think. She wondered if she should say about his teeth, but decided against it. The father, ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि कहाँ मिली। वो बोल रहा है कि मैं रॉयस विंडो में देख रही थी, बाहर खड़ी थी, इतने में वो आके मेरे पास में खड़ा हो गया और मैंने उसको देखते ही पहचान लिया। तो बोल रहा है अरे वो कैसा दिखता है, Geoff उससे पूछ रहा है। तो बोल रहा है कि मुझसे क्यों पूछ रहे हो, तुम क्या नहीं जानते हो कि वो कैसा दिखता है। तो Geoff पूछ रहा है कि नहीं मेरा मतलब है तुमने उसको इतना पास से देखा, तो वो पास से कैसा दिखता है। तो वो उसके आइज़ के बारे में बता देती है और बोलते वो ज़्यादा लंबा नहीं है, तुम सोचते हो बहुत लंबा लेकिन वो इतना लंबा नहीं है। फिर वो पहले सोचते हैं मैं उसके दांतों के बारे में कुछ बोलूँ, फिर बोलते नहीं दांत के बारे में बोलना ठीक नहीं रहेगा। Their father had washed when he came in, and his face and arms were shiny and pink and smelled of soap. He switched on the television, tossed one of little Derek's shoes from the chair onto the sofa, and sat with a grunt. Sophie met Danny Casey, Geoff said. Sophie wriggled where she was sitting at a table. Her father turned his head on his thick neck to look at her. Her expression was one of disdain. It's true, Geoff said. I once knew a man who had known Tommy Finney. His father was revelatory to the television, but that was a long time ago. You told us, Geoff said. Cassie might be that good someday, better than even he is the best. ठीक है, अब वो जैसे उसने बताया कि मैं डैनी कैसी से मिली, वो बाहर आ गए। जब वो बाहर आए तो उस टाइम जो उनके फादर है उनका डिनर कंप्लीट हो चुका है, खाना वो खा चुके हैं और वो साबुन से हाथ धो के आए हैं। तो इतना सा कमरा है कि उस साबुन की हाथ जो खुशबू है वो उनके कमरे के अंदर आ रही है। वो टेलीविज़न ऑन करते हैं, चेयर के ऊपर भाई का जूता पड़ा होता है, वो जूता उछाल के वो जूता सोफ़े पे आ जाता है। इमेजिन करो कैसा घर है उनका। और सोफ़ी जो है वो एक टेबल पे आके बैठ जाती है और जो Geoff है वो आते ही कह रहा है कि आपको पता है कि आज सोफ़ी डैनी कैसी से मिली थी। और उसके फादर एकदम घूम के उसको देख रहे हैं, जैसे पता ही है कि ये तो फेंकू लड़की है कि क्या मिली होगी, उसकी तरफ देख रहे हैं। और फिर फादर अपने में ही लग गए कि क्या तो डैनी कैसी है ना। सपोज़ कि तुम घर जाके बोलो कि आज पापा मैं ना धोनी से मिली, पापा की क्या धोनी, कपिल देव से मिलते, तो वो मतलब वो अपने टाइम के किसी फुटबॉल प्लेयर को लेके आ गया कि मतलब टॉम फिने कोई उससे मिले और डैनी कैसी पता नहीं कब उसके जैसा होएगा। और ऑफकोर्स क्योंकि Geoff उसका फ़ैन है तो बोल रहा है कि उससे वो अभी भी बेटर है, ही इज़ द बेस्ट है ना। तो उन बाप बेटों के अंदर दो प्लेयर्स को लेके जो है थोड़ा सा विवाद हो जाता है।
If he keeps his head on his shoulder, if they look at him properly, a lot of distractions for youngster in the game these days. अब वो जो फादर है वो कह रहा है कि इन दिनों में जो लोगों के लिए बहुत सारे उसको है ना फोकस करना पड़ेगा अपनी गेम के ऊपर, अभी बहुत डिस्ट्रैक्शन है, तो मतलब उनका जो बात है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई है. He'll be all right. He's with the best team in the country. He's very young yet. He's older than I am. If young really for the first team, you can't argue with that sort of ability. He's going to buy a shop, Sophie said from the table. Her father grimaced. Where do you hear that? He told me so. अब वो बाप बेटे आपस में लड़ रहे हैं. वो कह रहा है वो यंग है, वो बेस्ट टीम के लिए खेल रहा है. वो फादर कह रहा है अभी वो इतना यंग नहीं है. बेटा कह रहा है कि वो अभी मेरे से तो बड़ा ही है. ऐसे करके उनके बीच में जो वाद विवाद चल रहा है, बीच में ही सोफी बोल रही है कि वो यहाँ पर एक दुकान खरीदेगा. अब वो फादर वापस उसके ऊपर आएगा, तुझे कैसे पता? अब वो कह रही है उसने ही मुझे बताया. He muttered something inaudible and dragged himself round its chair. This is another of your wild stories. अब वो बाप होता है ना, अंदर ही अंदर कुछ बुदबुदाया है ना, हो गई शुरू फालतू कुछ भी उसने बोला होगा और अपनी चेयर घुमा ली और बोल रहे कि ये तुम्हारी हमेशा जो तुम वाइल्ड स्टोरी सुनाती हो ये भी उनमें से ही एक है ऑब्वियसली. She met him in the arcade, Geoff said, and told him how it had been. One of these days you are going to talk yourself into a load of trouble, her father said aggressively. अब Geoff अपने फादर को समझा रहा है कि वो आर्केड में उससे मिली और उसके फादर उसको डांट रहे हैं कि तुम अपनी इन सब बातें करके एक दिन अपने ऊपर बहुत बड़ा कोई है ना बवंडर आ जाएगा, तुम बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे, तुम ये जो फालतू की कहानियाँ बनाते हो इनकी वजह से. Geoff knows it's true, don't you Geoff? He won't believe you though, he'd like you. अब वो कह रहे हैं, अब वो अपने भाई के ऊपर आ गए. Geoff तुम्हें पता है ना मैं सच बोल रही हूँ. Geoff मेरे पे बिलीव करता है और मुझे पहले ही पता था कि आप तो मेरे पे बिलीव करोगे. ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं. इतना पार्ट जो उनके घर का चला था. अब हम नेक्स्ट पार्ट क्या जाते हैं. द टेबल लैम्प कास्ट एन एम्बर ग्लो अक्रॉस अ ब्रदर्स बेडरूम वॉल एंड अक्रॉस द लार्ज पोस्टर ऑफ यूनाइटेड फर्स्ट टीम स्क्वाड एंड अ रो ऑफ कलर्ड फोटोग्राफ्स बीनीथ. 3 of them the young Irish prodigy कैसे. Promise you will tell no one, Sophie said. Nothing to tell is there. Promise Geoff dad murdered me. If only he thought it was true. Please Geoff, cries Sophie. You are still at school. Kasim may have a strings of girls. No he doesn't. How could you know that? He jeered. He told me that's how. अब वो तो जो दोनों बहन भाई है वो वापस जियोफ के रूम के अंदर चले गए. जियोफ के रूम में क्या बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है फुटबॉल प्लेयर्स के अंदर जिसके अंदर डेनी कैसी भी है. और जो सोफ़ी है वो अपने भाई को बता रही है कि प्लीज़ तुम है ना पापा को मत बताना, वो मेरा मर्डर कर देंगे. और जियोफ उसको समझा रहा है कि तुम अभी सिर्फ स्कूल के अंदर हो. मे भी उसने उसको प्रपोज कर दिया, कुछ ऐसा ही सीन यहाँ पे ऐसा लग रहा है. और वो कह रहा है कि तुम अभी सिर्फ स्कूल में ही हो. और डेनी कैसी ऑफकोर्स वो इतना बड़ा प्लेयर है, उसके तो इतनी फ़ैन फॉलोइंग होगी, उसके ऊपर तो लड़कियों की लाइन लगी होगी. तो बोल रहा है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, उसने मुझे खुद बताया. सोफ़ी अपने ख्यालों में लगी हुई है. As if anyone would tell a girl something like that. Yes, he did. He isn't like that. He's quiet. अब जियोफ बोलेगा as if कोई एक लड़की को बता देगा कि I don't have any other girlfriend or that all stuff. अब वो कह रहा है कि हाँ उसने बताया, वो ऐसा और लड़कों जैसा नहीं है. He is very good. Not as quiet as that apparently. It was nothing like that, Geoff. It was me who spoke first. When I saw who it was, I said, excuse me, but aren't you Denny Casey? And he looked sort of surprised and he said, yes, that's right. And I knew it must be him because he had the accent, you know, like when they interviewed him on television. So I asked him for an autograph for little Derek, but neither of us had any paper or a pen. So then we just talked a bit about the closed indoors window. It seemed lonely. After all, it's long way from the west of Ireland. And then just as he was going, he said if I would care to meet him next week, he would give me an autograph then. Of course I said I would, as if he'd ever show up. You do believe me now, don't you? अब वो अपनी वो कहानी उसने और बुनी और वो कह रही है, वो उसको समझा रहा है कि वो मतलब उसके पास तो बहुत लड़की, वो कह रहा है कि नहीं, मतलब वो कह रहा है उसने लड़की देख के ऐसे कुछ कह दिया होगा. तो वो कह रही है नहीं, क्योंकि पहले मैंने उससे बात करी थी, वो एक्चुअली में मुझसे टकरा गया था, उसने मुझे एक्सक्यूज़ मी बोला और मैं उसको पहचान गई. मैंने उससे पूछा कि तुम डेनी कैसी हो ना, वो बोलती है हाँ. और फिर मैंने उसके इतने इंटरव्यू सुने, उसका जो एक्सेंट था वो भी वही था आइलैंड वाला, और वो यहाँ पे किसी को नहीं जानता था, वो एकदम अकेला सा था. फिर हमने विंडो में कपड़े भी देखे. हालांकि मैं उससे ऑटोग्राफ भी लेने वाली थी डेरेक के लिए, छोटे भाई के लिए, लेकिन ना ही तो उसके पास पेन पेपर था ना ही मेरे पास था. और उसने कहा है कि वो मुझे अगले हफ्ते मिलेगा और वो ऑटोग्राफ देगा. और तुम मेरा विश्वास करते हो ना, वो अपने भाई को विश्वास भी पूरा दिला रही है.
He dragged his jacket with a shiny and shapeless from the back of the chair and pushed its arms into it. He wished he paid more attention to his appearance, wished he cared more about his clothes. He was tall and strong, dark-faced, handsome, she thought. It is the unluckiest thing I have ever heard, he said. अब वो कह रहा है, अब वो क्या अपनी लेदर जैकेट उठाता है और उसको पहन लेता है। वो अपनी लेदर जैकेट उठाता है, पहनता है, और जो सोफ़ी है वो चाहती है कि उसका भाई अपने लुक्स पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे। उसकी नज़र में वो बहुत हैंडसम है, लेकिन जियोफ जैसा है वैसा रहता है, उसको अपने लुक्स पे ज़्यादा कभी उसने ध्यान नहीं दिया है। नाउ वी कम टू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. In the third part, they say, on Saturday they made their weekly pilgrimage to watch United. Sophie and her father and little Derek went down near the goal. Geoff, as always, went with his mates higher up. United won 2-0 and Casey drove in the second goal, a blend of innocence and Irish genius, going round the two big defenders on the edge of penalty area, with his father screaming for him to pass and beating off the hesitant goalkeeper from a dozen yards. Sophie glowed with pride afterwards. Geoff was ecstatic. I wish he was an Englishman, someone said in the bus. Ireland will win the World Cup, little Derek told his mother when Sophie brought him home. Her father was gone to pub to celebrate. What is this you have been telling? Jency said next week. About what? Your Geoff told our Frank you met Danny Casey. This wasn't an inquisition, just Jency being nosy, but Sophie was startled. Oh, that. ठीक है, अब सैटरडे को वो मैच देखने गए जिसमें डैनी कैसी भी खेला था और बहुत अच्छा वो खेला था। इसका थोड़ा सा इन्होंने विवरण यहाँ पे दिया है। और उसके बाद में वो बोलता है कि काश वो एक इंग्लिशमैन होता, लेकिन वो आयरलैंड की टीम के लिए खेलता है तो आयरलैंड ही जीतेगी, बिकॉज वो एक इतना अच्छा प्लेयर है। और कुछ दिनों बाद फिर जेंसी और सोफ़ी वापस मिले, स्कूल से आ रहे होंगे, तो जेंसी बोल रही मैं ये क्या सुन रही हूँ, ये कब हुआ? मैं तो हमेशा तेरे साथ ही रहती हूँ। तो बोल रहे क्या कब हुआ? बोल रहे कि तेरे भाई ने मेरे भाई को बताया कि तू डैनी कैसे से मिली। तू कब मिली उससे? हम तो सब हमेशा साथ ही रहते कि अच्छा तुम उसके बारे में बोल रहे हो। और जेंसी सोफ़ी को ये ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, वो नहीं चाह रही कि कोई उसके अंदर है ना, नो वन शुड पोक द नोजेज इन दैट. जेंसी फ्राउंड सेंसिंग शी वॉज कवरिंग येस दैट वेल येस डिड. अब जेंसी को गुस्सा आया, उसको पता, उसको समझ में आ गया था कि सोफ़ी जो है कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है. येस आई डिड, यू नेवर डिड, जेंसी एक्सप्लेन. अब वो सोफ़ी कह रही है कि हाँ मैं उससे मिली थी, और जेंसी कह रही है कि नहीं तू उससे कभी नहीं मिली. सोफ़ी ग्लेयर्ड अराउंड, डैम दैट जियोफ, दिस वे वॉज जियोफ थिंग ऑफ not Jency thing. It was meant to be something special just between them, something secret. It wasn't a Jency kind of thing at all. Get gawky Jency, something like that, and the whole neighborhood would get to know. Damn, that Geoff was nothing sacred. It's a secret meant to be. I'll keep the secret, Soph, you know that. I wasn't going to tell anyone. There'll be right old row if my dad gets to hear about it. Jency blinked. A row? I've had thought he had been chuffed as anything. She realized that Jency did not know about the date bit. Geoff hadn't told about that. She breathed more easily, so Geoff hadn't let her down after all. He believed in her after all. After all, some things might be sacred. अब जो है वो कह रही है कि नहीं, उसको गुस्सा आ रहा है. वो कह रही है क्या है जियोफ इतना भी सीक्रेट नहीं रख सकता क्या? अब तुझे पता चल गया, इसका मतलब पूरे पड़ोस को पता चल जाएगा और सब मेरे फादर से आके फिर पूछते रहेंगे. तो बोलते व्हाट डू मीन, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी, लेकिन तू मुझे बता. उसको बातों में कहीं ना कहीं सोफ़ी को एहसास हो जाता है कि जेंसी को एग्जैक्ट डेट नहीं पता होती है कि वो उससे कब मिली थी. तो वो डेट में तो उसको कभी भी घुमा सकती है कि तू मेरे साथ नहीं थी. और फिर उसको थोड़ा सा लगता है कि इसका मतलब जियोफ ने कहीं ना कहीं मेरा सीक्रेट तो रखा है, उसने इसको एग्जैक्ट डेट नहीं बताई है. It was just a little thing. I asked him for an autograph, but he hadn't any paper or pen. How much had Geoff said? Jesus, I wish I have been there. अब वो जो जेंसी को बोल रहे हैं, I wish उस दिन मैं भी तेरे साथ होती जिस दिन ये हुआ. Of course, my dad didn't want to believe it. You know what a misery he is. But the last thing I need, queues of people around our house asking him what's all about Danny Casey. He'd murder me. And you know how my mom gets when there's a row. Jency said, hushed. You can't trust me, Soph. You know that. अब वो कह रही है कि लेकिन तुझे पता है ना कि मेरे फादर को कितना गुस्सा आता है जब घर पे लोगों की भीड़ लग जाती है. और तुझे पता है जब लोगों को पता चलेगा कि मैं डैनी कैसे से मिली थी तो सब उसके बारे में पूछने के लिए मेरे घर में बहुत सारे लोग आना स्टार्ट हो जाएंगे. तुझे पता है मेरी मम्मी को भी ये पसंद नहीं है. तो जेंसी उसको प्रॉमिस करे कि मैं किसी को भी नहीं बताऊँगी. अब हम जो है हमारे थर्ड पार्ट पे स्टार्ट आ जाते हैं, सॉरी फोर्थ पार्ट पे. आफ्टर डार्क शी वॉक बाय द कैनल अलॉन्ग विद द शेल्टर्ड पाथ लाइटेड ओनली बाय द ग्लेयर ऑफ लैम्प्स फ्रॉम द वॉफ अक्रॉस द वाटर and the unceasing drone of the city was
muffled and distant. It was a place she often played in when she was a child. There was wooden bench beneath the solitary elm where lovers sometimes came. She sat down to wait. It was the perfect place she had always thought of for meeting of this kind. For those who wished not to be observed, she knew he would approve. अब क्या है, थोड़ा सा शाम का वक्त हो चुका था, अंधेरा सा हो चुका था. वो एक ऐसी जगह आ गई थी एक लेक साइड पे जहाँ पे वो बचपन में बहुत खेलने के लिए आती थी. वहाँ पे एक वुडन बेंच लगा हुआ था और वो प्लेस जो है ऐसे कहा जाता है लवर्स के लिए बहुत सेफ़ है क्योंकि वहाँ पे कोई देख नहीं सकता था. तो ऐसी जगह पे उसने और डैनी कैसी ने अकॉर्डिंग टू हर मिलने का प्लान बनाया था. For some while waiting, she imagined his coming. She watched along the canal, seeing him come out of the shadows, imagining her own consequent excitement. Not until some time he elapsed did she begin balancing against the idea of his not coming. अब क्या है, वो बैठी बैठी और फिर वो इमेजिन कर रही है कि डैनी कैसी आया है और बहुत कुछ इमेजिन कर रही है. वो आगे उसके पास बैठ गया एंड Here I sit, she said to herself, wishing Danny would come, wishing he would come, and sensing the time passing. I feel the pangs of doubt stirring inside me. I watch for him, but still there is no sign of him. I remember Geoff saying he would never come, and how none of them believed me when I told them. I wonder what will I do? What can I tell them now if it doesn't come? But we know how it was, Danny and me. That's the main thing. How can you help what people choose to believe? But all that same, it makes me despondent, this knowing I'll never be able to show them they are wrong to doubt me. She waited, measuring in the way the changes taking place in her resignation was no sudden thing. अब क्या वो वहाँ बैठे बैठे सोचे जा रही है कि मेरे पे घर पे जाके मैं क्या जवाब दूंगी, वो क्या बोलेंगे, लेकिन डैनी मैं तुमसे मिली थी, मैं जानती हूँ ये सच है. और वो अपने आप ही सवाल बुन रही है, अपने आप ही वो जवाब दे रही है और वो प्रिपेयर हो रही है कि ऑफकोर्स वो घर जाके जब बोलेगी डैनी कैसे नहीं आया था तो उसको क्या क्या आंसर्स वहाँ पर देने हैं. Now I have become sad, she thought, and it is hard to burden to carry this sadness. Sitting here and waiting and knowing he'll not come, I can see the future and how I'll have to live with this burden. They, of course, will doubt me as they always doubt me, but I will have to hold up my head remembering how it was already. I envisage the slow walk home and Geoff's disappointed face when I tell him he didn't came, that Danny. And then he'll fly out the slam door, but we know how it was. I shall tell myself, Danny and me, it's hard thing, this sadness. अब वो फिर वो इमेजिन कर रही है कि जियोफ कितना उदास हो जाएगा जब मैं उसको बोलूँगी तुम नहीं आए थे. फिर वो ज़ोर से दरवाज़ा मार के जाएगा और मेरे को इस मतलब मैं कैसे ये बर्डन मैं बर्दाश्त करूँगी कि तुम नहीं आए. She climbed the crumbling steps of the street outside the pub. She passed her father's bicycle propped against the wall and was glad he would not be there when she got home. अब वो रास्ते से आ रही है तो रास्ते में पब के आगे उसको अपने फादर की साइकिल खड़ी दिख जाती है और वो एक डीप साय लेते हैं. बहुत खुश होते हैं कि कम से कम उसको अपने फादर को तो सामना नहीं करना पड़ेगा, फादर तो अभी पब में ही है. Excuse me, but aren't you Danny Casey? Coming through the arcade, she pictured him again outside Roy's. अब वो जैसे ही वापस उस आर्केड के पास आ रही है, वापस सेम थॉट्स, वो वापस वही कह रही है, Excuse me, aren't you Danny Casey? He turns reddening slightly. Yes, that's it. I watch you every week with my dad and my brothers. We think you are great. Oh, well now. That's very nice. I wonder, would you mind signing an autograph? और अब वो फिर वही चीज़ें वो रिपीट कर रही है कि मैं आपको मेरे फादर और ब्रदर के साथ देखती हूँ, प्लीज़ आप मुझे अपना एक ऑटोग्राफ देंगे. His eyes are on the same level as yours own. His nose is freckled and turns upward slightly. When he smiles, he does so shyly, exposing teeth with gaps between. His eyes are green, and when he looks straight at you, you seem to shimmer. They seem gentle, almost afraid, like gazelles. And you look away. You let his eyes run over the little, and then you come back to find them slightly breathless. And he says, I don't seem to have a pen at all. You realize you haven't either. My brothers will be very sorry, you say. And afterwards, you wait there alone in the arcade for a long while, standing where he stood, remembering the soft melodious voice, the shimmer of green eyes, no taller than you, no bolder than you, the prodigy, the innocent genius, the great Danny Casey. And she saw it all again last Saturday, saw him ghost past the lumbering defendants, heard the 50,000 catch their breath, and he hovered momentarily over the ball, and then the explosion of the sound as he struck the crispy into the goal, the sudden thunderous eruption of exultant probation. तो ठीक वो वापस वहाँ पे आके वो पूरा सपना जो उसने पहले देखा था उसको रिपीट कर लेती है. So this is a very, what to say, an endless story.
नाउ अबाउट द स्टोरी इज़ अबाउट अनरियलिस्टिक ड्रीम्स, है ना, ऐसे सपने जो कभी सच हो ही नहीं सकते और उनको हम सच बनाने की कोशिश करें तो, and how one indulges in them knowing well that they have a little possibility of coming true. The story seems to suggest that it is good to dream but one should be grounded into, है ना, सपने देखना बुरा नहीं है लेकिन सपने रियलिटी से तो देखो, वैसे तो देखो जो रियल हो सकते हैं. हाउ कैन वी इमेजिन ऑफ अ सुपरस्टार कमिंग एंड प्रपोजिंग अस एंड थिंग्स लाइक दैट द वे Sophie did. So I hope the chapter is clear and I hope we don't have any such dreamers in our class. So have a good day all of you. With this we end the chapter.